अलाउद्दीन खिलजी, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि हमने 3 वीडियो जो है वो हमने बना लिए, जिसमें कि हमने उसके उत्तर भारत की विजय और दक्षिण भारत की विजय जो उसका बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम अध्ययन करते हैं मंगोल संकट और उत्तर पश्चिमी सीमा नीति क्या रही थी। कि अलाउद्दीन को अपने शासन के प्रथम 10 वर्षों में मंगोल आक्रमणों का निरंतर सामना करना पड़ा। मंगोल आक्रमणों के परिणाम स्वरूप पंजाब, मुल्तान और सिंध के प्रांतों में भारी अशांति उत्पन्न हो गई और राजधानी दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को भी भारी विनाश का सामना करना पड़ा। ये तो उसका साहस योग्यता थी कि एक तरफ तो उसने मंगोल आक्रमणों को विफल किया, दूसरी तरफ हिंदू शासकों को परास्त कर दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का विस्तार करने का काम जारी रखा। वे एक शक्तिशाली सेना के होते हुए मंगोल संकट की वजह से जैसे हमने देखा कि बलबन जो था वो साम्राज्य विस्तार की नीति जो उसको नहीं अपनाया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो उसने इस मंगोल आक्रमण जो उससे भी बचा और साथ में उसने अपना साम्राज्य विस्तार जो वो भी किया था। उसके समय में कई बार आक्रमण हुए, जिसमें पहला आक्रमण जो था वो सिंहासन पर बैठने के कुछ दिनों के बाद ही अलाउद्दीन को पहले आक्रमण जो उसका सामना करना पड़ा, जो कि 1296 ईस्वी में कादर के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कर दिया और दिल्ली से जफर खां और अन्य अमीरों के साथ एक सेना दिल्ली भेजी गई, जिससे जालंधर के निकट मंगोलों को बुरी तरह से पराजित करके वापस खदेड़ दिया गया। दूसरा आक्रमण 1297 ईस्वी में देवा और साल्दी के नेतृत्व में मंगोलों ने फिर से आक्रमण किया। इस बार आक्रमण में मंगोलों ने सीरी के किले पर अधिकार कर लिया और जफर खान ने उत्तर में सीरी का किला वापस जीत लिया और मंगोलों को पराजित करके खदेड़ दिया। लगभग 2000 मंगोलों को उसने नेता सहित बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया। जफर खान की विजयों ने उसे लोकप्रिय बना दिया, परंतु अलाउद्दीन और उसके भाई उलुग खां को जफर खान से जलन पैदा होने लग गई थी। तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में 2 लाख मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। इस बार देखिए कितने ज्यादा लोग गए थे, 2 लाख। और इस बार वे लूटमार के इरादे से नहीं आए थे, अपितु विजय प्राप्त करने के इरादे से आए थे। इसलिए इधर उधर की लूटमार जो उसमें उन्होंने इस टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया, बल्कि सीधे दिल्ली की तरफ बढ़ते गए और दिल्ली के समीप पहुंचकर राजधानी की घेराबंदी की तैयारी शुरू कर दी। उधर राजधानी की स्थिति और शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों से हजारों लोग जान बचाने के लिए राजधानी में शरण लेने को आ गए थे। मंगोलों की घेराबंदी से स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई, परंतु अलाउद्दीन ने इस स्थिति में भी अपना साहस और मानसिक संतुलन नहीं खोया और उसने उत्तर की तरफ से मंगोलों पर आक्रमण करने का निश्चय किया। शाही सेना की अगली पंक्ति का भार जफर खां को दिया गया, जिसने अपूर्व शौर्य का प्रदर्शन करते हुए हजारों मंगोलों को मोट के घात उतार दिया गया और उन्हें पीछे धकेलते हुए मुख्य सेना से काफी आगे निकल गया। मंगोलों ने घात लगाकर जफर खां और उसके सैनिकों को चारों तरफ से घेर कर मार डाला। इस अवसर पर अलाउद्दीन और उलुग खां पास ही युद्ध संचालन कर रहे थे, परंतु दोनों भाइयों ने जफर खां को बचाने का प्रयास नहीं किया। रात्रि के अंधेरे का लाभ उठाकर संपूर्ण मंगोल सेना वापस भाग खड़ी हुई और ये कहा जाता है कि अलाउद्दीन के लिए दोहरी विजय थी कि एक तो शक्तिशाली मंगोलों पर विजय, दूसरी अत्यधिक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी जफर खां जो उसके मर जाने का भी उसे काफी फायदा हुआ था। चौथा आक्रमण जिस समय अलाउद्दीन चित्तौड़ का घेरा डाले हुए था, तागी के नेतृत्व में मंगोलों ने किया था। इस बार भी तेज गति से कूच करते हुए मंगोलों ने राजधानी के निकट पहुंचकर डेरा डाल दिया और मंगोलों ने आसपास के क्षेत्रों को लूटा और दिल्ली के कुछ मोहल्लों पर भी उसने धावे मारे और 2 महीने के बाद भी जब अधिक सफलता नहीं मिली तो चुपचाप वापस लौट गया। राजधानी दिल्ली तक मंगोलों के धावों से अलाउद्दीन चिंतित हो उठा और उसके भावी आक्रमणों की रोकथाम के लिए उसने कदम उठाए। पंजाब, मुल्तान और सिंध के नए दुर्ग जो उनका निर्माण करवाया, पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई और इन दुर्गों में अनुभवी अधिकारियों को और सैनिक जो उनको रखा गया और सेना की सुरक्षा सीमा जो उसकी सुरक्षा के लिए अलग से सेना का गठन किया गया। सीमांत प्रांत में एक सूबेदार स्तर का अधिकारी नियुक्त किया, जो कि सीमा रक्षक कहलाता। इसके अलावा कुछ अन्य छोटे मोटे भी आक्रमण हुए कि अली बेग के नेतृत्व में मंगोलों ने फिर से आक्रमण किया और सीमा रक्षकों से निगाहें बचाकर लूटमार करते हुए अमरोहा तक जा पहुंचे। दिल्ली से काफूर तथा मलिक गाजी को भेजा गया, जिन्होंने लौटते हुए मंगोलों को बुरी तरह से पराजित किया। 1305 ईस्वी में गाजी मलिक को पंजाब का सूबेदार बना दिया गया। 1306 में मंगोलों ने फिर से आक्रमण किया, परंतु गाजी मलिक ने उन्हें परास्त करके खदेड़ दिया और 1307 और 8 में भी मंगोलों का अंतिम आक्रमण हुआ, परंतु इस बार उन्हें सीमाओं के पार ही वापस खदेड़ दिया गया। अगली बात आती है अलाउद्दीन के अंतिम दिन और उसकी मृत्यु।
कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के महान सेनानायक, साम्राज्य निर्माता तथा कुशल शासक के अंतिम दिन संकट तथा निराशा में बीते। कठिन परिश्रम और बहुत ज्यादा भोग विलास ने उसकी ढलती उम्र को रोगग्रस्त बना दिया और वह अपनी बुद्धि और मन जो उसका संतुलन खो बैठा और बहुत ही ज्यादा शंकालु स्वभाव का हो गया था। उसकी स्त्री तथा उसके पुत्रों ने उसकी देखभाल करना बंद कर दिया था और वो भोग विलास में डूबे रहा। इसीलिए सुल्तान ने काफूर और अलफ खां को दिल्ली बुलाया और उसने अपनी पत्नी और पुत्र के व्यवहार की शिकायत की और सुल्तान को अब मलिक काफूर के अलावा अन्य किसी पर भी विश्वास नहीं रहा था। इसलिए मलिका जहां, खिज्र खां और अलफ खां ने काफूर को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा, परंतु सफल नहीं हो पाए और स्थिति का लाभ उठाते हुए काफूर ने भी अपने प्रतिद्वंदियों को अपने रास्ते से हटाने का कुचक्र रचा और उसने अलाउद्दीन को विश्वास दिलाया कि मलिका जहां, खिज्र खां और अलफ खां उसको खत्म करने की ताक में है और सुल्तान की स्वीकृति के साथ काफूर ने खिज्र खां को ग्वालियर दुर्ग में और मलिका जहां को पुरानी दिल्ली में बंदी बनाकर रख दिया। अलफ खां की हत्या कर दी गई और इसका बुरा परिणाम निकला कि अलफ खां के सैनिकों ने गुजरात में विद्रोह कर दिया और चित्तौड़ के राणा हमीर ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और देवगिरी में हरपाल देव ने मुस्लिम सेना को खदेड़कर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और इन सभी घटनाओं ने अलाउद्दीन के स्वास्थ्य जो उसको और भी ज्यादा खराब कर दिया और जनवरी 1316 में उसकी मृत्यु हो गई थी।